पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भाग 2 आज का वीडियो है। और पिछले प्रारंभिक वीडियो में हमने विद्यार्थियों को समतलीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल संबंधी सूत्रों के बारे में सिखाया था। आज के इस वीडियो अर्थात इसी शीर्षक के भाग 2 में विद्यार्थी जानेंगे त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। क्या होती हैं ये त्रिविमीय आकृतियां? कल हमने जिन आकृतियों की बात करी थी, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे वो चतुर्भुज हो, तो इनमें देखिए छायांकित करने के लिए या लिखने के लिए एक पृष्ठ या सतह होती है जिससे हमें क्षेत्रफल का ज्ञान प्राप्त होता है। त्रिभुज के अंदर यहाँ जितनी जगह है वह इसका क्षेत्रफल है। अब बात करें कि इसमें विमाएं कितनी हैं, तो अगर इसके आधार को हम एक विमा नापें, जिसको हम लंबाई के स्वरूप में कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो अन्य शीर्ष हमको दिख रहा है वहाँ से इस पर समकोण डालती हुई दूसरी विमा खींची जा सकती है। इस प्रकार कोई भी समतलीय आकृति द्विविमीय अर्थात दो विमाओं वाली होती है, जिन दो विमाओं को हम लंबाई और चौड़ाई से प्रकट कर सकते हैं। चौड़ाई का मतलब ये वाली और लंबाई का मतलब ये वाली। ठीक इसी प्रकार जैसे आयत आपने देखा था, तो आयत में चूंकि समकोण बनता है, तो इस समकोण से ही इस शीर्ष से इधर जाने वाली या एक्स अक्ष के अनुगत पहली विमा और वाई अक्ष के अनुगत दूसरी विमा, इसको मानते हुए इस आकृति को हम द्विविमीय आकृति कहते हैं। अब प्रश्न उठता है त्रिविमीय आकृति। विमाओं के मध्य हमेशा कोण जो होता है वो समकोण होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर समकोण बनाती हुई दो रेखाएं खींची हुई है, तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब इस मूल बिंदु पर कोई ऐसी रेखा खींची जाए जो इन दोनों रेखाओं से समकोण बनाए, तो इसके लिए देखिए हमने ये पेन खड़ा कर दिया। अब यह पेन चाहे जैसे बिल्कुल सीधा खड़ा कर दे रहे हैं, तो यह पेन जो है आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के साथ समकोण बनाता है। अर्थात आप अपने दिमाग में एक ऐसी रेखा की कल्पना करिए या मन में सोचिए कि ये जो रेखा है ये ठीक तुम्हारी तरफ आ रही है और ये जो इसका शीर्ष है वो अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर यह तीसरी विमा, जिसको जेड अक्ष कहा जाता है, बन जाती है। हालांकि त्रिविमीय आकृतियों का संपूर्ण ज्ञान आपको अगली कक्षा में कराया जाएगा, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम एक आकृति बनाते हैं। आप जानते हैं भली भांति इस आकृति को कि यह एक आयत है। सबको पता है कि यह क्या है, एक आयत है। और इतना ही बड़ा एक आयत हम देखिए इससे कुछ दूरी पर बना रहे हैं। दोनों आयतों की माप क्या है, बिल्कुल समान माप है। अगर इन दोनों आयतों, तो अब देखो ये पहला आयत एक समतलीय आकृति है, दूसरा आयत भी एक समतलीय आकृति है। यदि इनके शीर्षों को इस प्रकार मिला दें तो यह एक आकृति संदूक जैसी आकृति बन जा रही है। यह आकृति ईंट जैसी आकृति बन जा रही है। यह आकृति माचिस जैसी आकृति बन जा रही है। अर्थात यदि हम इसको संदूक कहें, माचिस कहें, बक्सा कहें, ईंट कहें, तो इसका मतलब इसमें कोई वस्तु रखने के लिए जगह बन जा रही है, वस्तु को भरने के लिए जगह बन जा रही है। हम इस आकृति में, अगर ये खोखली है
तो इसमें हम पानी भर सकते हैं, है ना, चावल भर सकते हैं, अन्य वस्तुओं को इसमें भरा जा सकता है, क्योंकि इसमें भरने वाली जगह आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस आकृति में कुल कितनी सतहें हैं, पहले तो इस पर विचार करना जरूरी है। जैसे हमने एक सतह जो ये पीछे वाली है, जिसको देखो बिंदु द्वारा ये नीले पेन से चिन्हांकित कर रहे हैं, विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये देखिए, ये पिछली सतह है और ये हम इसी चिन्हांकन से ये अगली सतह। तो यहाँ पर दो आयतों का चिन्हांकन विद्यार्थियों को दिखाई दे रहा है। अब हम देखिए इसकी अन्य दो सतहों को लाल पेन से चिन्हांकित करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये बाईं साइड की सतह हो गई। इसी तरीके से ये देखिए दाहिनी साइड की सतह हो गई, यानी एक ये बाईं तरफ की दीवार हो गई, ये दाहिनी तरफ की दीवार हो गई। तो यहाँ पर ये दो सतहें दिखाई पड़ी, ये दोनों सतहें भी आयताकार हैं। अब देखिए ये जो ईंट है या कमरा है, तो इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें अब एक अन्य तरीके से हम दिखाएंगे आपको। जैसे हमने ये देखिए एक रेखा खींची इस प्रकार से, ये देखिए ये हमने इसकी छत पर रेखाएं खींची, ये हमने इसकी छत की रेखाएं खींची। तो अब नीचे देखो जमीन जो है फर्श, ये हमने देखिए फर्श की रेखाएं खींच दी। तो यहाँ पर फर्श और छत, फर्श और छत पर हमने क्षैतिज रेखाएं खींची हैं। ठीक है, फर्श और छत पर क्षैती, है ना, और अगल बगल की सतह पर हमने ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची हैं, है ना। तो ये क्षैतिज रेखाएं काले रंग की हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं लाल रंग की हैं, और फिर आगे और पीछे की सतह को हमने बिंदुओं द्वारा, है ना, बिंदु चिन्हांकित किया है, जो कि नीले रंग से किया है। तो इस प्रकार यह आकृति, जिसको गणित की भाषा में घनाभ कहा जाता है, और हम अपने दैनिक प्रयोग की भाषा में इसके कई उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने बक्सा है ना, ईंट है, माचिस है, किताब है, ठीक है ना, पटरा लकड़ी का, ठीक, कमरा जैसे हमारे घर में है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर जो घनाभ आकृतियां हैं, इसके कई उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो यह क्या हो गई, त्रिविमीय आकृति। तो यहाँ पर इस आकृति में आपने देखा पृष्ठों या सतहों की संख्या कितनी है भाई। देखिए, एक फर्श, एक छत, एक अगल एक बगल, यानी बाएं दाएं, एक आगे एक पीछे। पृष्ठों की सतह यहाँ पर कितनी है, 6 है। ठीक, इस आकृति में शीर्ष देखिए कितने हैं, तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8। तो शीर्ष यहाँ कितने हैं? 8 हैं। अब यहाँ पर एक बात और आपको समझनी कि यहाँ विकर्ण कितने हैं। तो देखिए, किसी एक सतह में एक विकर्ण तो ये होता है, तो ये विकर्ण काहे का है? आयत का विकर्ण। लेकिन हमें इस आकृति का विकर्ण चाहिए। तो इस आकृति के विकर्ण देखिए, जब इस पिछले शीर्ष से इस अगले शीर्ष को मिलाया जाएगा ऐसे, तो ये एक विकर्ण तैयार होगा। ये ऊपरी शीर्ष है, ये निचला शीर्ष है। इसी प्रकार इस निचले शीर्ष से ये आगे वाली भुजा में, आगे वाली सतह में है, पीछे वाली सतह का जो ऊपर का शीर्ष है ये मिलाया जाएगा, तो ये दूसरा विकर्ण बनेगा। इसी प्रकार ये पीछे वाला नीचे वाली सतह का पिछला शीर्ष है और इसको आगे वाली सतह के ऊपरी शीर्ष से मिलाएंगे, तो ये तीसरा विकर्ण बनेगा। इसी प्रकार ये देखिए, पिछला शीर्ष है और इस अगले शीर्ष से मिलाया जाएगा, तो ये बन जाएगा चौथा विकर्ण। तो यहाँ विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इस घनाभ के विकर्णों की संख्या यहाँ पर 4 हो गई। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर सतहों की संख्या देखी और शीर्षों की संख्या देखी और विकर्णों की संख्या देखी। यहाँ पर जो 6 सतहें हैं, 6 सतहों में 2 सतहें लंबाई और चौड़ाई वाली हैं, है ना। 2 सतहें लंबाई और ऊंचाई वाली हैं और 2 सतहें चौड़ाई और ऊंचाई वाली हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो 6 सतहें हैं वो किस प्रकार हैं, जिनमें से 2 में लंबाई चौड़ाई है, 2 में लंबाई ऊंचाई है और 2 में चौड़ाई ऊंचाई है। इसको आप अपने कमरे में बैठकर कमरे में चारों ओर देख सकते हैं। तो अब जैसे कमरे की जमीन और छत को छोड़ दिया जाए तो बचेंगी क्या? 4 दीवारें। तो जो कमरे में चारों दीवारें होंगी उनमें क्या होगा? 2 दीवारों में लंबाई ऊंचाई होगी और 2 दीवारों में चौड़ाई ऊंचाई होगी, और जमीन में लंबाई चौड़ाई होगी और छत में भी लंबाई चौड़ाई होगी। तो इस प्रकार यह एक आकृति त्रिविमीय आकृति की प्रारंभिक आकृति है। इसी प्रकार अन्य आकृतियों के बारे में अगर हम देखेंगे तो जैसे हमने ये देखिए एक वर्ग बनाया हुआ है, तो वर्ग में भी सतह होती है और इतना ही बड़ा एक हमने वर्ग और अलग बना दिया उसी माप का। अब इसके अन्य शीर्षों को जैसे ही हमने मिला दिया तो हमने देखा एक लूडो का पासा बन गया। छोटी आकृतियों में, बड़ी आकृतियों में क्या बन गया? घनाकार संदूक बन गया। तो इस आकृति को गणित की भाषा में घन कहा जाता है और इसकी प्रत्येक भुजा की माप बराबर होती है। जितनी भुजाएं हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें देखिए ये कहेंगे हम लंबाई, ये कहेंगे चौड़ाई और ये कहेंगे ऊंचाई। तो इसकी लंबाई भी क्या है? a, चौड़ाई भी क्या है? a, और ऊंचाई भी क्या है? a। ये ऊंचाई हो गई, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो इस प्रकार यह भी एक त्रिविमीय आकृति बन गई। इसकी 3 विमाओं को अगर हम ऐसे प्रकट करें तो देखिए ये 3 विमाएं कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगी। तो इन 3 विमाओं को हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। अभी हमने देखो ऊपर में ऐसे ही बिल्कुल तुमको दिखाया था, ये देखिए, है ना, ये x अक्ष दिखाया था, ये y अक्ष दिखाया था और ये देखिए ये z अक्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 3 विमाओं वाली आकृतियां हो गई। तो ये हो गया क्या? एक तो हो गया घनाभ, एक हो गया घन। ये दोनों आकृतियां क्या हैं?
बहुभुजाकार समतल पर बनी हुई हैं। कैसे? ये आयत पर बनी हुई है, ये वर्ग पर बनी है। तो इसी प्रकार यदि हम अन्य आकृतियों के बारे में अध्ययन करें, वक्राकार तल वाली, जैसे वक्राकार तल क्या है? या एक वृत्त है, एक वृत्त है और इतना ही बड़ा एक वृत्त हमने एक नीचे बनाया। जितना बड़ा ऊपर वाला वृत्त है उतना ही बड़ा नीचे वाला, और इसके ये व्यास के सिरों को हमने ऐसे मिला दिया। तो अब देखिए, ये देखिए इसका क्या है? पेंदा है। ठीक है ना? और ये इसका ढक्कन है। तो ये क्या बन गया? बेलनाकार डिब्बा बन गया। और ये इसकी देखिए, ये हमने ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो यहां पर तुमको दिखाई है हमने, ये क्या बन गई? ये इसकी वक्र तल है। तो यहां पर हमने जो तुमको दिखाया है जमीन, जिसको हम पेंदा भी बोलते हैं, ठीक, कैसी आकार में है? वृत्त के आकार में, और प्लस ढक्कन, ये भी जो आपका कैसा है? वृत्त के आकार का है। ठीक, शेष लाल रंग से जो हमने छायांकन किया हुआ है, यह इसका वक्र तल है। इसको हम वक्र पृष्ठ भी कहते हैं, जो कि कैसा है? घुमावदार है। ये लाल रंग से, लाल रंग का। तो इस प्रकार यह आकृति आपकी कौन सी आकृति है? यह आकृति आपकी गणित की भाषा में बेलन कही जाती है। इसे हम बेलन कहते हैं। तो बेलन में दो समतल होते हैं, पेंदे और ढक्कन में, जमीन और छत में। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें समतल भी होता है और वक्रतल भी होता है। इसी प्रकार यदि हम जमीन जो है हमारी, वो वृत्ताकार है और इसकी छत नुकीली हमने कर दी। जमीन वृत्ताकार है और छत क्या कर दिया हमने? नुकीला कर दिया। तो इस समतल को देखिए हमने इस प्रकार छायांकित किया। और इस वक्र तल को हमने कुछ इस प्रकार छायांकित कर दिया। ठीक है ना? ये वक्र तल है जो चारों तरफ से कैसा है? इस प्रकार गोल है, ऐसे। तो ये एक आकृति जिसको गणित की भाषा में शंकु बोला जाता है। इसे हम गणित की भाषा में क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। यहाँ पर ये जो कैसा, इसकी जो जमीन है, जिसको गणित की भाषा में हम आधार कहते हैं, आधार किस आकार में है? वृत्त के आकार में है। और शेष भाग क्या है? वक्र पृष्ठ है या वक्र तल है। अब इसी प्रकार अगली एक आकृति देखते हैं, जो देखने में बिल्कुल वृत्त जैसी लगती है। ये हमने वृत्त बनाया हुआ है और यह तो वृत्त है, समतली आकृति, जैसे चूड़ी है या बटन है, या इसको हम सिक्का भी बोल सकते हैं। लेकिन इस आकृति को यदि हम कुछ इस प्रकार की
आकार प्रदान करें। ये देखिए, तो जब इस प्रकार का इसको हम आकार प्रदान कर रहे हैं तो यह आकृति गेंद जैसी आकृति हो जाती है। ये आकृति देखिए बिल्कुल गेंद जैसी आकृति हो जाती है। इसी प्रकार ये इसका हमने ऊर्ध्वाधर सतह का रेखांकन किया है। अब अगर हम क्षैतिज रेखांकन करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार होगा। ये इसका देखिए क्षैतिज रेखांकन हो गया है। तो यहाँ पर इस रेखांकन में अगर हम कुछ भाग को देखिए थोड़ा सा बिल्कुल ब्लैक करना चाह रहे हैं, तो ये भाग इसमें अगर यहाँ से ठीक बीचों बीच से इसको इस प्रकार काट दिया जाए तो जो ये भाग निकलेगा ये सतह वृत्ताकार निकलेगी। इसी प्रकार यदि इसको हम इस प्रकार खड़ा काटेंगे इस वृत्त को, तो भी जो भाग निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वृत्त के आकार का निकलेगा। इस प्रकार काटने से ये नीचे और ऊपर दो अर्धवृत्तों में बढ़ जाएगा और खड़ी काटने से बाएं और दाएं तरफ ये दो अर्धगोलों के रूप में कट जाएगा। तो इस आकृति को हम गणित की भाषा में गोला कहते हैं। इसका आधार क्या है, शून्य है। ध्यान रखिएगा, इसका जो आधार है वो शून्य है। लेकिन जब ये अर्धगोला बनेगा तो जो अर्धगोले का आधार होगा वह वृत्त होगा। गोले का आधार नहीं होता है गोले में, लेकिन अर्धगोले में जो आधार होता है वो एक वृत्त होता है। इसी प्रकार बेलन में आधार क्या है, वृत्त है। शेष क्या है, वक्र तल है या वक्र पृष्ठ है, ठीक है ना। और शंकु में हमने बता ही दिया कि जमीन क्या है, आधार क्या है, वृत्त है। इसी प्रकार घन में घन का आधार क्या है, वर्ग है, ठीक है ना। और इस घनाभ में आधार क्या है, आयत है। तो घनाभ का आधार आयत, ठीक। शेष सभी दीवारें भी आयताकार। घन का आधार वर्ग, शेष सभी फलकें या सतहें भी वर्गाकार, है ना। ये घन है। इसमें एक बात हम और लिख सकते हैं, प्रत्येक फलक या सतह वर्गाकार। तो अभी हमने आकृतियों में क्या, किस भुजा को या किस सतह को क्या कहते हैं के बारे में जानकारी विद्यार्थियों को दी है। अब हम इन सभी आकृतियों में बनने वाले सूत्रों को, जिन्हें आपको याद रखना है, का ज्ञान कराने जा रहे हैं। अब देखिए, शीघ्रता से बुक्स देख लेते हैं। यह एक घनाभ की आकृति है और इसमें 6 आयताकार समतल पृष्ठ, जैसा कि अभी हमने बताया भी था, और जिनको हम फलक भी कहते हैं, और इसमें 8 कोने या शीर्ष होते हैं। इसकी लंबाई को L मान लिया गया, चौड़ाई को B मान लिया गया और ऊंचाई को H मान लिया गया।
इकाई का तात्पर्य है कि अगर माप सेंटीमीटर में की गई है तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा, अगर माप मीटर में की गई है तो मीटर लिखा जाएगा। तो हमारे पास जो सूत्र बन जाते हैं वह प्रमुख सूत्र ध्यान दीजिए। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई अर्थात LBH। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का तात्पर्य 6 पृष्ठों का योग, तो 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। अभी हमने बताया था कि 2 फलकें होती हैं लंबाई गुणित चौड़ाई वाली, 2 होती हैं चौड़ाई गुणित ऊंचाई वाली और 2 होती हैं लंबाई गुणित ऊंचाई वाली। तो इन्हीं से 2 कॉमन ले लिया गया है और ये संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बना दिया गया है। घनाभ का विकर्ण जो कि अभी हमने खींचकर आपको सिखाया था कि यदि जमीन के एक कोने से दूसरी दिशा में छत के दूसरे कोने या जमीन के अगले सिरे का कोना है तो छत के पिछले सिरे का कोना को जो मिलाने वाली रेखा होगी, या यूं समझ लीजिए कि मन में सोचिए कि हम कमरे में कितना लंबे से लंबा बांस का टुकड़ा रख सकते हैं, तो वो अधिकतम लंबाई वाला बांस या छड़ का टुकड़ा ही विकर्ण कहलाता है। तो इसका सूत्र होता है √L² प्लस B² प्लस H²। इसी प्रकार कमरे में अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो चारों दीवारों में भाई क्या होगा, छत और जमीन हटा दी जाएगी, तो 2 ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हम चारों दीवारों के क्षेत्रफल को 4 फलकों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। अब आते हैं अगली आकृति में जिसको कि हम घनाभ कहते हैं। घनाभ ने हमने बताया था कि प्रत्येक सतह इसकी वर्गाकार होती है। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पर जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहाँ 4 इंटू भुजा स्क्वायर लिखा हुआ है। इस 4 इंटू भुजा स्क्वायर का मतलब है कि जमीन और छत छोड़ दी गई है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। इसको आप इस प्रकार समझेंगे कि चारों दीवारों का, चाहो तो आप लिख लेते हैं, चारों दीवारों का, ये चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घन का आयतन, अब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ A होता है, तो A गुणित A गुणित A क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ में छत और ढक्कन भी शामिल कर लिया जाता है, तो 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा या भुजा √3, दोनों में से कोई एक बात कह सकते हो। तो √3A इकाई, यहाँ A अंडर के अंदर नहीं है, A इसके बाहर है। अगली आकृति है तुम्हारी बेलन। बेलन में हमने बताया था इसका आधार और सिरा ये दोनों वृत्ताकार होते हैं, शेष वक्र के आकार में होता है। तो जितनी भी आकृतियों में जमीन और ढक्कन एक जैसा हो, आधार और ढक्कन एक जैसा हो, तो उन सभी आकृतियों का जो आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे वो घनाभ हो, चाहे वो घन हो, चाहे वो बेलन हो, इन सभी आकृतियों में क्या हमने देखा है कि इनका पेंदा और ढक्कन, जमीन और छत दोनों ही एक ही आकार के हैं। तो ऐसी आकृतियों में इनका जो आयतन होता है वो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई होता है। अब आधार इसका वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² और ऊंचाई को हम h कहते हैं, इसलिए ये सूत्र बन जाता है πr²h। अब बात आती है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, जो इधर वाला होता है गोल गोल वाला, इसके चारों ओर का। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आधार की परिधि इंटू ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। अब परिधि इंटू ऊंचाई क्यों होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यदि हम एक कागज को मोड़ करके बेलन बनाएं, मन में सोचिए एक कागज को मोड़ करके हम बेलन जब बनाएंगे तो एक खोखला बेलन बनेगा। तो कागज की लंबाई को जब आप मोड़ेंगे तो वह बेलन में आधार की परिधि बन जाएगी। तो लंबाई क्या बन गई, परिधि बन गई, और जो कागज की चौड़ाई है वो ऊंचाई बन जाएगी। तो इसलिए परिधि 2πr इंटू ऊंचाई,
ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का तात्पर्य क्या होता है, जिसमें जमीन, छत और वक्र पृष्ठ सारा कुछ शामिल हो। तो आधार और शीर्ष दोनों वृत्ताकार है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए, और वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिया गया, तो ये सूत्र तैयार हो गया 2 पाई आर ऑफ एच प्लस आर। ये तैयार हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आते हैं लंब वृत्तीय खोखला बेलन। तो खोखले बेलन में क्या होता है, ये खोखले बेलन की आकृति आपको भी दिखाई जा रही है। ये देखिए, ये ऊपर आपको आकृति मिल गई, क्या है कि खोखले बेलन की। ये आकृति आपके सामने है खोखले बेलन की। यहाँ पे क्या है, एक वृत्त, एक बेलन अंदर है, एक बेलन बाहर है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये भाग जो हम देखिए कलर कर रहे हैं, ये एक क्या बना रहा है, वृत्ताकार वलय बना रहा है। देखिए, इसने क्या बना दिया, एक रिंग बना दिया। तो यहाँ पर जो इसका आयतन होगा इस आकृति का, तो ये जमीन और सिरे पर एक रिंग बन गई है, तो रिंग का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए आयतन क्या लिखा गया, तो रिंग क्या होता है, देखिए वलय का क्षेत्रफल हमने आपको सिखाया था, पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई से गुणा कर दिया गया, तो ये खोखले बेलन का आयतन आ गया। अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ जब निकाला जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ हम उसे कहते हैं कि इसको घुमा घुमा कर अगर हम देखना चाहें तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा। तो देखिए, एक तो ये हमें वृत्ताकार वलय छत में दिखाई पड़ेगा, इसी प्रकार एक वलय हमको यहाँ इस जमीन में दिखाई पड़ेगा। अगर इस आकृति को हम घुमा घुमा के देखना चाहेंगे तो हमें ये 2 वलय दिखाई पड़ेंगे, साथ ही में बाहर का वक्र पृष्ठ दिखाई पड़ेगा, और इसके बेलन के अंदर झांक के देखेंगे तो अंदर का वक्र पृष्ठ दिखाई पड़ेगा। तो इन सभी पृष्ठों को जोड़ लिया जाएगा। तो देखिए, पहली बात क्या, ये 2 वलय दिखाई पड़े हमको जमीन और छत पर, तो 2 इंटू वलय का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद 2 वक्र पृष्ठ दिखाई पड़े अंदर और बाहर के, तो ये दोनों देखो जोड़ लिए हमने। तो इस प्रकार जब हमने इनको जोड़ लिया तो ये हमारा सूत्र तैयार हो गया। तो खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठ प्लस आधार और ढक्कन के वलयों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहर का वक्र पृष्ठ और अंदर का वक्र पृष्ठ जोड़ दीजिए। संपूर्ण बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब क्या हो गया कि केवल बाह्य पृष्ठ। तो बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या कहा गया है, ये देखिए 2 वलय और बाहर का वक्र पृष्ठ, तो ये हो जाएगा संपूर्ण बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बाह्य त्रिज्या के लिए कैपिटल आर का प्रयोग किया जाना चाहिए, यहाँ कैपिटल आर लिखा होना चाहिए। अब चलते हैं गोला। तो गोले के बारे में भी हमने बताया था कि गोले की त्रिज्या सभी दिशाओं में आर होती है। तो यहाँ पर आयतन देखिए, सूत्र निकला गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, खोखले गोले का आयतन तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये खोखले गोले का आयतन। अब आ जाइए अर्धगोले में, ये अर्धगोला बन गया। तो अर्धगोले का आयतन पूरे गोले के आयतन से आधा, अर्थात 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूरे गोले का आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आप अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये आपको इसकी एक ढक्कन जो है, या जिसको हम पेंदा कह देंगे, ये वृत्ताकार मिल जाता है। तो इस वक्र पृष्ठ में वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब अगली आकृति आती है लंब वृत्तीय शंकु। तो ये शंकु है, शंकु में त्रिज्या r, ऊंचाई h
और इसकी तिर्यक ऊंचाई को L कहा जाता है। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई L, अगर इसको हम इधर L लिख दें तो ये देखिए L, R और H ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इसलिए समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय जब सूत्र आप लगाएंगे तो L होगा कर्ण, L बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो ये तिरछी ऊंचाई निकालने का सूत्र है। इसी प्रकार शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी जमीन वृत्ताकार है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार के क्षेत्रफल जमीन और वक्र पृष्ठ इसका। तो अब देखिए वक्र पृष्ठ पाई आर एल, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इन दोनों में पाई आर कॉमन हो गया तो पाई आर ऑफ एल प्लस आर। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों ने त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जाना, उनके क्षेत्रफल, पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन के सूत्रों को भी सीखा। इन्हीं आकृतियों के संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको इन आकृतियों का संपूर्ण ज्ञान हो गया है तो फिर इस अध्याय के प्रश्न आपके लिए बड़े ही सरल होंगे।